Hello everyone, welcome to EduChats. So today we are continuing with set number 3 of most expected MCQs for NET as well as SSB examination 2023. So without wasting time, let us start. So here is your first question. Effect of ICT in learning achievement of students. Find out the dependent variable. आपको इनसे dependent variable ढूंढना है. Effect of ICT in learning achievement of student. Option number A, effect of ICT. ऑप्शन बी आईसीटी, ऑप्शन सी स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी लर्निंग अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट. यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको डिपेंडेंट वेरिएबल निकालना है, कौन सा है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर वो देखा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइए हमें आंसर. तो आंसर है लर्निंग अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. हमेशा जहाँ पे लर्निंग अचीवमेंट होगा मतलब जिस पे कैसे फाइंड आउट करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट. देखिए इफेक्ट ऑफ, जिसका ऑफ होता है ना, ऑफ जिसका देखा जाता है वो होता है इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट जिस पे देखा जाता है, ठीक है, किस पे, ऑन या फिर इन, जिस पे देखा जाता है. लर्निंग अचीवमेंट किस पे, स्टूडेंट्स का लर्निंग अचीवमेंट जिस पे इसका इंपैक्ट आ रहा है. इफेक्ट ऑफ आईसीटी का, आईसीटी का इंपैक्ट किस पे आ रहा है, लर्निंग अचीवमेंट जिस पे आ रहा है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम गिव्स एम्पल स्कोप फॉर बैरियर फ्री रिस्पॉन्स. इनमें से कौन बैरियर फ्री रिस्पॉन्स, कोई भी बिना दुविधा के आपको रिस्पॉन्स देना पड़ सकता है. यहाँ पे आप आंसर लिखते चले जाओगे, कोई दिक्कत होगा नहीं. वैसे ऑप्शन दिया गया मैचिंग टाइप, रेस्ट्रिक्टेड एसे टाइप, एक्सटेंडेड एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप. कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइए पॉज करके. इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सटेंडेड एसे टाइप. एक्सटेंडेड एसे टाइप जो टेस्ट होते हैं वहां पे बैरियर फ्री रिस्पॉन्स होता है, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, कोई बैरियर नहीं है. रेस्ट्रिक्टेड एसे टाइप में बैरियर होता है. ये एक्सटेंडेड ऐसे कहा जा रहा है लेकिन उसका लिमिट होता है, लिमिट 250 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, ठीक है, फिर 500 वर्ड्स ऐसे होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द स्कोर ऑफ अ पर्सन इज कंपेयर्ड टू द ग्रुप स्कोर इट इज कॉल्ड. जब एक इंसान का जो स्कोर है वो अपने ग्रुप स्कोर के साथ कंपेयर किया जाता है कोई भी पोजीशन जानने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, रेशियो रेफरेंस टेस्ट, इंटरवल रेफरेंस टेस्ट. पॉज करके बताइए आंसर क्या है. यहाँ पे आपका पोजीशन जानने के लिए हमें आपका स्कोर अपने ग्रुप के मतलब आप ही के ग्रुप के साथ कंपेयर करना पड़ेगा और इसको हम कहते हैं एनआरटी या फिर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. इसको नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट या फिर इवैल्यूएशन भी कहते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, आईईडीसी. आईईडीसी कब लॉन्च किया गया था. ठीक है, बताइए कौन सा ईयर था. आईईडीसी, आईईडीसी कब लॉन्च किया गया था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन. पॉज करके आंसर बताइए हमें जरूर. ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा. इसका आंसर ओके, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर है. यहाँ पे देखिए जो हाईलाइट हो रहा है नॉट दैट कि यही आंसर होगा. आंसर ए, 1974 में इसको लॉन्च किया गया था. यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, इसको टेक्निकल एरर मान के इसको इग्नोर कीजिए. ये आंसर नहीं है, आंसर होगा 1974. ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. नंबर 5, द फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत. विशिष्ट अद्वैतवाद जो है इसके फाउंडर कौन है. ऋषि कपिल मुनि, ऋषि माधव, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य. कौन होते हैं या कौन है इनके फाउंडर. विशिष्ट अद्वैत बताइएगा. विशिष्ट अद्वैत क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म इसको कहा जाता है. ठीक है, तो इसके फादर हैं, इसके फाउंडर है रामानुजाचार्य जो कि एक तमिल सेंट थे जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत का खोज किया था. ठीक है. नेक्स्ट इज, सपोज ए स्टूडेंट वांट्स टू परस्यू ए कोर्स ऑन मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टेड ऑफ नोइंग दैट देयर इज नो स्कोप इन इट, देन विच काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज इट कॉल्ड. मतलब कि एक स्टूडेंट या फिर एक बच्चा चाहता है कि वो मोबाइल रिपेयरिंग में एक क्लास करें यानी कोर्स करें, लेकिन उसे नहीं पता है उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो उसके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, मतलब करने को मन है कि मैं करूं लेकिन डर है कि इसमें कुछ स्कोप नहीं होगा. तो मतलब दो प्रकार से, तो इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट जब मन में आता है उसको क्या कहते हैं. अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. बताइएगा कौन सा होगा.
बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका आंसर है अप्रोच अवॉइडेंस। अप्रोच मतलब कुछ पॉजिटिव होता है, चलो मोबाइल रिपेयरिंग में क्लास कर लेते हैं। जब पता चला कि इसमें कोई स्कोप नहीं है तो इसको अवॉइडेंस कहते हैं। मतलब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज में डर लगता है, यानी नहीं चाहते हैं, यानी चाहते क्या है, मोबाइल रिपेयरिंग में कोर्स करना। अवॉइड क्या करना चाहते हैं कि इसमें स्कोप ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसमें 1 मिनट टाइम लेकर के आपने करना है ये क्वेश्चन, तो आप पॉज करके कीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन अ करेक्ट सीक्वेंस। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के स्टेप्स को आपको सीक्वेंस में रखना है। कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, अरेंजिंग ऑफ जनरलाइजेशंस, ड्राफ्टिंग ऑफ द रिपोर्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। बताइएगा इसका आंसर क्या है पॉज करके। तो हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है फर्स्ट। उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना होता है सेकंड। उसके बाद हमें कलेक्ट करना है डेटा और इसको मतलब आइडेंटिफाई करना है, कलेक्ट करना है, प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ पे जो स्टेप्स लिखे गए हैं एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं है, ऑप्शन में जो दिया गया है उसको हमने यहाँ पे ऑर्डर करना है। वैसे देखा जाए तो बहुत ही सारे और भी स्टेप्स है जो कि ऐड होता है, लेकिन बेसिकली यही होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको डेटा जो आपने कलेक्ट किया उसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जनरलाइजेशंस ड्रॉ करने हैं, फिर आपको इसको सबमिट करना है, यानी ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 30 क्लॉज ए डील्स विथ, ये किसके साथ डील करता है? प्रोहिबिशन ऑन रिलीजियस एजुकेशन, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस रन बाय लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। बताइएगा ये जो आर्टिकल है वो किसके साथ डील करता है? पॉज करके जरूर आंसर बताइएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, उन तक पहुंचेंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं एसएसबी, नेट, जेआरएफ या फिर सीपीटी, किसी भी प्रकार का पीएचडी एंट्रेंस या फिर सीटेट वगैरह कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, तो वो इसको देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर है नंबर सी, एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। इस आर्टिकल में कहा गया कि कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनका जो इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट वो बना सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड एडमिशन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ए मिक्स्ड मेथड रिसर्च कंडक्टेड बाय कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डेटा सपोर्टेड बाय क्वांटिटेटिव डेटा। पहले क्या करना है, पहले ये कह रहा है कि एक मिक्स्ड मेथड रिसर्च करेंगे जहां पे पहले क्वालिटेटिव डेटा उसके बाद क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। तो इसको कौन सा रिसर्च डिजाइन कहा जाएगा? एम्बेडेड रिसर्च डिजाइन, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। बताइए कौन सा होगा? मिक्स्ड मेथड रिसर्च में बताना है तो इसका आंसर देखिए एक्सप्लोरेटरी होगा, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा, पहले आप कौन सा डेटा कलेक्ट करोगे? क्वालिटेटिव। जब पहले क्वालिटेटिव उसके बाद क्वांटिटेटिव होता है तो उसको एक्सप्लोरेटरी कहा जाता है। जब पहले क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन होगा फिर क्वालिटेटिव डेटा होगा उसको एक्सप्लेनेटरी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वी टेक 0.99 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इनटू अकाउंट देन द रिजेक्टेंस एरिया। जब हम लेते हैं 99 एरिया, 0.99 लेवल सिग्निफिकेंस एरिया, तो हमारा रिजेक्टेंस एरिया क्या होता है? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, कैन नॉट बी सेड। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताइए, हम देखते हैं सही आंसर। तो ये रिजेक्टेंस एरिया घट जाएगा। कैसे? हम इस पिक्चर में देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जब हम एनपीसी की बात करते हैं तो ये है 0.95 एरिया। ठीक है, यहाँ तक सिलेक्शन एरिया ये वाला है, यहाँ तक है। ठीक है, बाकी सब बाहर का जितना भी है ये सब रिजेक्टेड एरिया है। ठीक है, यहाँ तक रिजेक्टेड एरिया। जब हम 99 तक ले जाते हैं, ये 99 का एरिया है जब, तो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन थोड़ा सा बढ़ गया। अब रिजेक्टेंस एरिया बाहर का है, ये थोड़ा सा क्या हो गया? घट गया, यानी डिक्रीजेस। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, टीपैक स्टैंड्स फॉर, टीपीएससी के टीपैक हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? पढ़ के बताइएगा आंसर, जरूर पॉज कीजिए फिर आंसर बताइए हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज।
टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, पेडागोजी यानी टीचिंग स्टाइल, टीचिंग नॉलेज, टीचिंग का जो आर्ट एंड साइंस या फिर रूल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, टीचिंग का मेथोडोलॉजी पता होना चाहिए, कंटेंट का नॉलेज भी पता होना चाहिए। तो तीनों के तीनों पास होंगे तो टीपैक कहा जाएगा। कंटेंट नॉलेज होगा, पेडागोजिकल नॉलेज होगा और टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी होगा, तभी हम इसको टीपैक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैटेगराइजिंग जेंडर इनटू मेल एंड फीमेल इज एन एग्जांपल ऑफ। मेल एंड फीमेल जब हम कैटेगराइज करते हैं तो उसको हम किस स्केल में कर सकते हैं? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। इजी सा आंसर है, बताइए कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर बताएं। ये नॉमिनल स्केल होता है क्योंकि इट इज क्लासिफिकेशन स्केल, ठीक है, इससे सिर्फ क्लासिफिकेशन होता है, मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, ठीक है, इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ द ब्लूप्रिंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लूप्रिंट बनाते हैं जब भी हम कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसको हम 3D पिक्चर कहते हैं, जो 3D यानी 3 डायमेंशनल इसको मॉडल कहा जाता है, ठीक है, जो कि ब्लूप्रिंट होता है। इनमें कौन सा एक डायमेंशन नहीं है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एरियाज, टाइप ऑफ आइटम, स्कोरिंग प्रोसीजर। बताइए कौन सा नहीं है डायमेंशन? चलिए पॉज करके आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है स्कोरिंग प्रोसीजर। स्कोरिंग प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है, कंटेंट होता है, टाइप्स ऑफ आइटम होता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन स्कोरिंग प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एपीए मैनुअल ऑफ रेफरेंसिंग रेफर्स टू। एपीए मैनुअल जो हम फॉलो करते हैं रेफरेंसिंग में, इसको क्या कहा जाता है? अफ्रीकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अटलांटिक साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल एमिनिटीज। बताइए क्या होगा आंसर? सीधा सवाल है ये। एपीए मैनुअल हम फॉलो करते हैं हमेशा, तो एपीए होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा जो रेफरेंसिंग स्टाइल दिया गया है उसको एपीए कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो HECI बनाया गया है NEP 2020 के अंदर, वो इसके अंडर में नहीं आता, HECI के अंडर में नहीं आता है। फर्स्ट है NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नेक्स्ट है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC, देन हायर एजुकेशन मैनेजमेंट काउंसिल HEMC, जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। इनमें से कौन सा HECI के अंडर में नहीं आता है? बताइएगा, पॉज करिए और आंसर बताइए जरूर। यह है हायर एजुकेशन मैनेजमेंट काउंसिल। ऐसा कोई काउंसिल है ही नहीं, ऐसा कोई मैनेजमेंट है ही नहीं, ऐसा कोई ब्रांच है ही नहीं, ठीक है, तो ये नहीं है, बाकी सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर NEP 2020 मेरू स्टैंड्स फॉर, मेरू एस्टेब्लिश किया जाएगा, बताया था NEP 2020 में बताया गया है कि मेरू एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये मेरू क्या होता है? मल्टीपल एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मॉडल एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए और मतलब एजुकेशनल सेटअप को और भी बेहतर बनाने के लिए ये मेरू एस्टेब्लिश किया जाएगा, NEP 2020 ने कहा है। ये मेरू का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, याद रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया था? सिगमंड फ्रॉइड एंड बिने, बिने एंड गार्डनर, बिने एंड साइमन, बिने एंड थॉर्नडाइक। बताइए आंसर क्या होगा? पॉज करके जरूर आंसर बताइए। तो इसका आंसर है बिने एंड साइमन, ठीक है। अल्फ्रेड बिने एंड थियोडर साइमन 1905 में सबसे पहला जो है इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बिफोर कंडीशनिंग ऑफ द डॉग द बेल रेफर्स टू। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कंडीशनिंग से पहले कुत्ते को जो डॉग मतलब बेल दिया जाता था, उस बेल को क्या कहा जाता था? कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस। क्या कहा जाता था बेल को, वो भी बिफोर कंडीशनिंग। ये मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को थ्योरी में, तो इसको न्यूट्रल स्टिमुलस कहा जाता है बिफोर कंडीशनिंग। अगर मैं पूछूं आफ्टर कंडीशनिंग क्या कहा जाता है, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे कमेंट में जरूर बताइए कि आफ्टर कंडीशनिंग डॉग को जो बेल दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है। बिफोर कंडीशनिंग अगर न्यूट्रल स्टिमुलस है तो आफ्टर कंडीशनिंग बेल को क्या कहा जाता है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अन इन सर्विस ट्रेनिंग, इनमें से कौन सा एक इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनमें से कौन सा इन सर्विस प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग नहीं है? ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि प्री सर्विस में जाते हैं, बाकी सब तो इन सर्विस, जॉब के बाद होता है, जॉब से पहले इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द टारगेट ऑफ आरएमएसए? आरएमएसए का क्या टारगेट था? तो इंक्रीजिंग जीआर टू 100% एलिमेंट्री स्टेज, सेकेंडरी स्टेज जीआर टू बी 100% बाय 2017, यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2020। कौन सा है इसका टारगेट एग्जैक्टली? तो वो बताइएगा, सोच समझ के आंसर कीजिए, ये थोड़ा सा पॉज करके। तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी, यानी कि सेकेंडरी स्टेज में जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% होगा बाय 2017 और यूनिवर्सल रिटेंशन होगा, कोई भी बच्चा नहीं छूटेगा 2020 के अंदर। तो ये दोनों के दोनों फुलफिल नहीं हो पाए हैं, जो कि आपको पता है, बहुत सारे रीजन है इसके। देन आते हैं केस, CASE स्टैंड्स फॉर, इसका क्या मतलब होता है? सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, सेंट्रल एडवांस स्टडी एजुकेशन, सेंटर फॉर एडवांस स्टडी ऑफ एजुकेशन, सेंटर फॉर एरोस्पेस स्टडीज इन एजुकेशन, बताइएगा। तो इसका आंसर है सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, जिसमें एडवांस स्टडीज किए जाते हैं उसको सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है एनसीटी बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन, एनसीटी कब एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना? 1973, 1997, 1995, 1993। क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कब स्टैट्यूटरी बना, ऐसे नहीं है कि कब बना, ठीक है, स्टैट्यूटरी कब बना वो पूछ रहे हैं। तो स्टैट्यूटरी बना था 1995 में, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी परमानेंट बॉडी बना 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रायंगुलेशन, इनमें से कौन सा एक प्रकार का ट्रायंगुलेशन नहीं है? मेथड ट्रायंगुलेशन, डेटा ट्रायंगुलेशन, केस ट्रायंगुलेशन, इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, बताइए कौन सा एक ट्रायंगुलेशन नहीं है? ओके, पॉज करके बताइए, हम आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है केस ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन यानी कि बदल कर देखना, वेरीफाई कराना कि हमारा जो आंसर है सही है कि नहीं। मेथड चेंज करके आप मतलब वेरीफाई करा सकते हो अपना रिजल्ट। डेटा को मतलब आप ट्रायंगुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और प्रूफ कर सकते हो। इन्वेस्टिगेटर को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन केस को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, 24 सिंक्रोनस लर्निंग रेफर्स टू, सिंक्रोनस लर्निंग का क्या मतलब होता है? बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इंटरैक्ट एट द सेम टाइम, स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन प्रिफर्ड टाइम, स्टूडेंट्स आर गिवन अ स्पेसिफिक टाइम टू वॉच द स्ट्रीम्ड वीडियोस, बोथ ए एंड बी। बताइएगा कौन सा सही आंसर है। सिंक्रोनस लर्निंग पूछ रहा है, तो सिंक्रोनस लर्निंग में बोथ टीचर एंड स्टूडेंट इंटरैक्ट एट द सेम टाइम, सेम टाइम में लाइव लर्निंग हो रहा है सिंक्रोनस। अगर जैसे रिकॉर्डिंग हो गया, अभी आप लोग जैसे देख रहे हो रिकॉर्डिंग के बाद देख रहे हो, वो है एसिंक्रोनस लर्निंग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी वेयर z इज इक्वल टू 6। टी का वैल्यू निकालिए जबकि z का वैल्यू दिया गया है 6। तो ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 180। इसको सोल्यूशन करके मुझे बताइए, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, पॉज जरूर कीजिएगा और आंसर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर 110 हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। 110 इसलिए हुआ, t इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला 10z प्लस 50, ठीक है। t इज इक्वल टू 10z प्लस 50, तो 10z यानी कि 10 इंटू z का वैल्यू क्या है 6 है, प्लस 50, तो 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60 प्लस 50, दैट इज इक्वल टू 110, ठीक है। ये है आपका t का वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर सही में आपको ये चैनल और ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सभी के साथ शेयर कीजिए। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम में लगे हुए हैं, उनके पास पहुंचाइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने और आगे की एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कराने के लिए। चलिए, आज का टेक क्या है? चैलेंजेस आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस। जब तक चैलेंज नहीं मिलता है तब तक सक्सेस का कोई मजा भी नहीं आता। तो हर कदम को बढ़ाते चलिए, हर चैलेंजेस को हंसते हंसते सक्सेस तक लेके जाइए। फ्रॉम एडुचेंट्स, thank you for watching guys. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you once again.